Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic of discussion is nucleus. न्यूक्लियस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है जो कि जस्ट यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जस्ट डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता, तो उसको हम डिफाइन न्यूक्लियस नहीं बोलते। न्यूक्लियस की एक्चुअल डेफिनेशन यही है कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड हो, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। चलें चलते हैं न्यूक्लियस की फर्दर डिटेल की तरफ। तमाम इंफॉर्मेशन और तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। जी, सबसे पहले बच्चे हम बात करते हैं यहाँ पर कि न्यूक्लियस जो है इसका सेल के अंदर किरदार क्या है, न्यूक्लियस सेल के लिए क्या इंपॉर्टेंस लगता है। जी बच्चों, न्यूक्लियस जो है इसको हम बोलते हैं ये यूकैरियोटिक सेल का कंट्रोलर है, ये सेल को कंट्रोल करता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ये ब्रेन ऑफ सेल है या हार्ट ऑफ सेल है। इसका मतलब है ये एक बहुत ही पिविटल ऑर्गेनेली है, यूकैरियोटिक सेल की एक बहुत अहमियत की हामिल है ये ऑर्गेनेली। इस ऑर्गेनेली के बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये ऑर्गेनेली जो है ये सेल को कंट्रोल करती है क्योंकि इसके पास तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम डाटा होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। सबसे पहले बच्चे हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी डिस्कवरी के हवाले से, तो डिस्कवरी की तरफ चलते हैं, देखते हैं हम न्यूक्लियस को एक साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन जो है उसने डिस्कवर किया था। और अगर बच्चों आपने सेल थ्योरी से रिलेटेड मेरी वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी वॉच करें। इस वीडियो का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप देखिएगा। वहां पर मैंने रॉबर्ट ब्राउन के बारे में बताया था कि उसने किस तरीके से न्यूक्लियस को जो है वो डिस्कवर किया, और डिस्कवर करने के बाद रॉबर्ट हुक के आइडिया को, सेल आइडिया को उसने रिजेक्ट किया था। जी, 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। और कहां से डिस्कवर किया? ऑर्चिड सेल से। बच्चों ऑर्चिड जो है ये एक फ्लावर है, एक फ्लोरल स्पीशी है, उसके सेल से इसने इसको डिस्कवर किया था। नंबर एक बच्चे अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस जो है ये वेरी करता है सेल टू सेल। कुछ सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ सेल के अंदर न्यूक्लियस बहुत कम होते हैं, और कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनमें आफ्टर मैचुरेशन न्यूक्लियस ही डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। जी, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ए न्यूक्लिएट की। ए न्यूक्लिएट बच्चों ऐसे हम सेल को बोलते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। अब आपने ये बात नहीं जेहन में रखनी कि न्यूक्लियस उनमें शुरू से ही नहीं होता, न्यूक्लियस उनमें था लेकिन जब वो इमेच्योर फॉर्म में थे, अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में थे, लेकिन जैसे ही वो मैच्योर हो गए, जैसे ही वो डिफरेंशिएटेड फॉर्म के अंदर आ गए, तो कुछ सेल के अंदर उनके फंक्शन, उनकी फिजियोलॉजी की वजह से न्यूक्लियस वहां से डिसअपीयर हो गया। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि देखें ए न्यूक्लियस का मतलब क्या है, नो न्यूक्लियस। एग्जाम्पल आपके पास क्या है, मेच्योर आरबीसी। बच्चे यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मैंने मेच्योर लिखा है, इसका मतलब है जो प्रॉपर फंक्शनिंग आरबीसी होता है उसकी बात की है, उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। अब इसके अंदर न्यूक्लियस इसलिए नहीं होता क्योंकि बच्चों मेच्योर आरबीसी के सेल की तकरीबन 95% जो जगह होती है उसको हीमोग्लोबिन कवर कर लेता है। और हीमोग्लोबिन जो आपको पता है ऐसी रेस्पिरेटरी प्रोटीन या पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है और हमें रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प कर रहा होता है। तो एरिया ज्यादा चाहिए था सेल के अंदर। न्यूक्लियस बच्चों सबसे बड़ी ऑर्गेनेल है यूकैरियोटिक सेल की, सेल के अंदर काफी ज्यादा एरिया को कवर करती है, तो न्यूक्लियस को खत्म किया गया और मैक्सिमम एरिया को हीमोग्लोबिन के साथ रिप्लेस कर दिया गया ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प मिल सके। फिर बच्चे जो फ्लोएम सीव सेल्स होते हैं, फ्लोएम जो ट्यूब होती है उसके जो सेल्स हैं, जो सीव एलिमेंट्स हैं, उनमें भी आफ्टर मैचुरेशन जो है न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है। उसकी भी वजह ये होती है क्योंकि इन सेल्स का काम होता है कंडक्शन ऑफ प्लांट फूड। अगर बच्चों ये अंदर से खाली होंगे, ज्यादा स्पेस मौजूद होगी, तो कंडक्शन के अंदर आसानी हो सकेगी। तो इनके फंक्शन के हवाले से बच्चों इनके अंदर से न्यूक्लियस खत्म किया गया, लेकिन आफ्टर मैचुरेशन, उससे पहले इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। अच्छा, फर्दर बच्चे अगर हम बात करें तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको बोला जाता है बायन्यूक्लिएट। बायन्यूक्लिएट बच्चों वो हैं जिनके अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं लाइक लीवर सेल या सलाइवरी ग्लैंड के सेल। ये बच्चों ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर दो दो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, और उन न्यूक्लियस का ओरिजिन भी क्या होता है, सेम होता है, मतलब एक जैसे ही वो न्यूक्लियस होते हैं, एक पॉइंट से, एक जगह से ही ओरिजिनेट होते हैं, एक ही तरह के जो ओरिजिनेटिंग सेल्स होते हैं वहां से बन रहे होते हैं न्यूक्लियस। फर्दर बच्चे अगर हम यहाँ पर एक बात करें तो एक टर्मिनोलॉजी और आ रही है, वो है डाइकैरियोटिक। अब जरा देखें, बायन्यूक्लिएट और डाइकैरियोटिक दोनों एक जैसी चीजें लिख रही हैं, लेकिन बच्चे इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, आपने बात याद रखना है। जैसे कि बायोन्यूक्लियेट मैंने आपको बताया है कि न्यूक्लियस जो है वो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, दोनों न्यूक्लियस का ओरिजिन सेम है। लेकिन बच्चों डाइकैरियोटिक जो सेल होगा इसमें एक सेल में दो न्यूक्लियस तो होंगे लेकिन उन दोनों न्यूक्लियस का ओरिजिन डिफरेंट होगा, लाइक हाइफी ऑफ फंजाई एंड पैरामीशियम। तो बच्चों आपने बात याद रखनी है, दोनों न्यूक्लियस एक जैसे नहीं होंगे, उनका ओरिजिन डिफरेंट होगा। आपको पता है कि हाइफी क्या होता है,
फंजाई का जो एक लंबा सा फिलामेंट होता है उसको हम हाइफी बोलते हैं, जो कि कोइनोसिटिक भी हो सकता है, ठीक है, और क्रॉस वाला वाला भी हो सकता है। अब आपको पता है कि बच्चों अगर एक फंजाई का जो हाइफी है दूसरे फंजाई के हाइफी के नजदीक है फॉर द सेक ऑफ रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर बच्चों एक जो हाइफी है वो अपने न्यूक्लियस को दूसरे हाइफी के साथ यहाँ पर आपने ये चीज पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 8 में। यहाँ पर सबसे पहले होगी प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या है कि दोनों हाइफी अपने साइटोप्लाज्म को फ्यूज कर लेंगे और दोनों का न्यूक्लियस ये जरा देखें एक जगह पर आकर रहना शुरू कर देगा। अब ये बच्चे जो जगह है वो एक हाइफी है, लेकिन इस एक हाइफी के अंदर ये जो दो न्यूक्लियस हैं दो डिफरेंट हाइफी के थे, तो इसको बच्चे हम बोलेंगे डाइकैरियोटिक, क्योंकि इनका ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है, इनका ओरिजिन सेम नहीं है। या आपने बाइकैरियोट और बाइन्यूक्लिएट और डाइकैरियोटिक के अंदर थोड़ा सा फर्क याद रखना है। फिर बच्चे मोनोन्यूक्लिएट की तरफ आ जाते हैं। नाम से आपको पता चल रहा होगा ऐसे सेल जिनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस एक ही होता है उनको मोनोन्यूक्लिएट बोलते हैं। ज्यादातर बच्चे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ज्यादातर जो सेल्स होते हैं उनमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, लाइक व्हाइट ब्लड सेल्स, जितनी बच्चों इसकी टाइप्स हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स वगैरह, ठीक है। उसके अलावा ऑस्टियोसाइट बच्चे जो बोन सेल्स होते हैं, उसके अलावा न्यूरॉन, इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जा रहा होता है, ठीक है। फिर आप जरा देखें मल्टी न्यूक्लिएट, ऐसे सेल जिनके अंदर बहुत से न्यूक्लियस पाए जा रहे होते हैं इनको मल्टी न्यूक्लिएट बोलते हैं। आपकी बुक में बच्चों दो एग्जांपल दी गई हैं एफएससी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वन इज ऑस्टियोक्लास्ट, जो कि बच्चों क्या है, बोन डिसॉल्विंग सेल है, और दूसरा है स्केलेटल मसल सेल्स, स्केलेटल मसल फाइबर, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है और उसके न्यूक्लियस पेरिफेरी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये बच्चे हमने कुछ न्यूक्लियस के नंबर के हवाले से सेल की जो डेफिनेशन है उसकी हमने बात कर ली। लोकेशन की अगर हम बात करें तो बच्चों प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है इन पेरिफेरी सराउंडिंग के अंदर पाया जा रहा होता है, सेंट्रल एरिया में नहीं पाया जाता। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि बच्चों प्लांट सेल के अंदर दरमियान में मेन जगह पर क्या होता है, वैक्यूल ने ऑक्यूपाई किया होता है और ये न्यूक्लियस को क्या कर देता है, एक साइड के ऊपर पुश कर देता है, तो न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी के अंदर पाया जाता है। एनिमल सेल की बात अगर हम करें तो एनिमल सेल के अंदर बच्चे जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल जो पार्ट होता है, जो सेंट्रल रीजन होता है उसको ऑक्यूपाई करता है। स्ट्रक्चर की तरफ बच्चे अगर हम चलें तो आप यहाँ पर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के अंदर बच्चे आपको यहाँ पर नजर आएगा कि न्यूक्लियस जो है ये एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल ही है। इसकी बच्चे ये आउटर मेम्ब्रेन है, आप देख सकते हैं क्लियर कट यहाँ पर, और जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है ये बच्चे देखें बिल्कुल स्मूथ है, और यहाँ पर आपको ना कुछ ये ग्रैनुलर चीज नजर आ रही होगी, ये बेसिकली क्या है, राइबोसोम है। तो बच्चों आपने बात याद रखना है, बेसिकली जो राइबोसोम होते हैं ये आउटर न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है उसके साथ भी ये अटैच होते हैं, और इसके फौरन बाद जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी भी आउटर साइड के ऊपर अटैच्ड होते हैं, और जो फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं वो तो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं। फिर बच्चे जरा देखें आउटर मेम्ब्रेन के फौरन बाद जो यहाँ पर जगह आ रही है इसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन बच्चों क्या है, स्मूथ है, तो इसका मतलब है कि आउटर एंड इनर बोथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर स्मूथ, ठीक है, दोनों ही स्मूथ होती हैं। तो बच्चों इनको कलेक्टिवली आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियर इनवेलप बोलते हैं, यह आपने पॉइंट याद रखना है। इनवेलप बच्चों इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दोनों ही स्मूथ फॉर्म के अंदर पाई जा रही हैं। फिर बच्चों आउटर और इनर मेम्ब्रेन के जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूक्लियर इनवेलप का उसने दोनों मेम्ब्रेन को एक साथ जो है न्यूक्लियर इनवेलप का नाम दिया। फिर बच्चों आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान वाली ये जो जगह आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये बेसिकली यहाँ पर ना फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड टाइप कोई ना चीज पाई जाती है। ये बच्चे जो जगह होती है इसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है, ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, और ये जो स्पेस है तकरीबन 10 टू 15 नैनोमीटर हो सकती है, ये आपने बात याद रखनी है। फिर बच्चे अगर हम अंदर की तरफ मूव करें, मेम्ब्रेन की तो हमने बात करी है, तो मेम्ब्रेन के फिर अंदर जो आपको एरिया नजर आता है ये बेसिकली एक लिक्विड टाइप चीज है। अंदर वाला जो एरिया इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जितना भी अंदर एरिया है सारा कहलाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म जो है बच्चों इसकी बहुत सी सिमिलैरिटी होती है साइटोप्लाज्म के साथ, क्योंकि वो भी फ्लूइड जैसी चीज है और ये भी फ्लूइड लाइक चीज है, और इसके अंदर फर्दर क्या चीजें पाई जाती हैं वो बच्चों हम देखते हैं। अच्छा जी, अब जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो मेन चीज पाई जाती है ना, अब वो होता है क्रोमाटिन मटेरियल, ठीक है। अब क्रोमाटिन मटेरियल क्या है बच्चों, क्रोमाटिन मटेरियल बेसिकली डीएनए को बोला जाता है। डीएनए के साथ जब, ये बात पे आपने जरा गौर करना है, डीएनए के साथ जब हिस्टोन प्रोटीन मिल जाती है तो ये दागों की शक्ल के अंदर आपको न्यूक्लियस के अंदर नजर आ रहे होते हैं। तो ये बच्चे जो एक फाइबर से होते हैं, फिब्रिल जो नेटवर्क होता है इसको हम क्रोमाटिन बोलते हैं, ठीक है। अब क्रोमाटिन बच्चे दो तरह का होता है, एक होता है यू क्रोमाटिन। यू क्रोमाटिन बच्चों ऐसा क्रोमाटिन है, मतलब ऐसा डीएनए है जो एक्सप्रेस होता है। एक्सप्रेस होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ऐसा डीएनए, ऐसे जीन्स पाए जाएंगे जिनसे फर्दर कोई स्ट्रक्चर या कोई चीजें बनेगी या इनके अंदर
इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने की पावर होती है। और फिर बच्चों कुछ क्रोमाटिन ऐसा होता है जो कि डेंस फॉर्म में ही हमेशा रहता है, इसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमाटिन। ये एक्सप्रेस नहीं होता, ये हमेशा कंडेंस फॉर्म के अंदर रहेगा। ये बच्चों आपने फर्क याद रखना है, दो तरह का क्रोमाटिन जो है वो पाया जा रहा होता है। फिर बच्चे आप देखेंगे इन क्रोमाटिन के दरमियान में कुछ जगह आपको ऐसी भी नजर आ रही है जो बहुत डार्क सी है। ये वाली जगह की बच्चों मैं बात कर रहा हूँ, ये जो आपको राउंड फॉर्म में नजर आ रही है, ये बच्चे जगह जो होती है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। बेसिकली न्यूक्लियोलस बच्चों कोई ऑर्गेनेली नहीं है, ये न्यूक्लियस के अंदर ही एक नॉन मेम्ब्रेनस जगह है जो हाईली स्टेन्ड होती है, डार्कली स्टेन्ड होती है। बेसिकली बच्चे न्यूक्लियस वो जगह है जहां पर राइबोसोम बनते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम को बनाने वाली जगह है। बच्चों आपने ये चीज जहन में रखनी है कि राइबोसोम बेसिकली सबसे छोटी जो ऑर्गेनेली है ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस के अंदर बन रही होती है। ठीक है, अब बच्चे जो न्यूक्लियोलस होता है इसको आपने मजीद जानना है थोड़ा सा। वो इस तरीके के न्यूक्लियोलस के ना दो रीजन होते हैं। एक बच्चों इसका आउटर रीजन होता है जो कि ग्रैनुलर होता है, दानेदार होता है। ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से आपको दाने दाने जैसी चीजें नजर आएंगी। ये इसका आउटर या पेरिफेरल जो है वो ग्रैनुलर रीजन है। और फिर बच्चों जो न्यूक्लियोलस है इसका जो सेंट्रल रीजन होता है वो फिब्रल होता है, ऐसे दागों की तरह का होता है। वो इसलिए दागों की तरह का होता है क्योंकि ये सेंट्रल रीजन के अंदर यहाँ पर पाया जाता है आरडीएनए। और बच्चों ये जो आरडीएनए है इसी की जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो आरआरएनए बनता है। यही बच्चे वो आरआरएनए है जो राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। अब जरा बात को थोड़ा सा समराइज करते हैं, इसको समझे जरा। न्यूक्लियोलस जो है इसके सेंट्रल का बच्चे जो फिब्रल एरिया है इसमें आरडीएनए है, जिससे क्या बनेगा आरआरएनए। ठीक है, ये आरआरएनए यहाँ से बनने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आके ये जो ग्रैनुलर पार्ट था न्यूक्लियोलस का, यहाँ पर बच्चों पाई जाती है प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पर क्या पाई जाती है जी, प्रोटीन पाई जाती है। अब ये आरआरएनए जब प्रोटीन के साथ मिलेगा तो मिलने के बाद बच्चों आपको पता है कि जब आरएनए के साथ प्रोटीन मिलती है तो क्या बनता है, फिर राइबोसोम बनते हैं। तो बच्चों ये राइबोसोम बन के फिर यहाँ से न्यूक्लियस से बाहर आ जाते हैं। फिर बच्चे आप देख सकते हैं न्यूक्लियस में जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है ये कुछ कुछ पॉइंट पे ना आपस में मिली हुई है। दोनों साइड से देखें आउटर और इनर मेम्ब्रेन यहाँ से मिली हुई है और यहाँ पर बच्चों एक स्पेस आपको नजर आ रही है। ये जो बच्चे स्पेस होती है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोपोर। ये बच्चों न्यूक्लियोपोर ऐसी जगह है जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करती है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक का मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर किसी चीज ने साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आना है तो वो इसी पोर से हो के अंदर की तरफ आएगी। और अगर किसी चीज ने न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर जाना है, लाइक जैसे राइबोसोम बन गया, बनने के बाद न्यूक्लियस निकल के बाहर जाएंगे तो वो बच्चों इसी रास्ते से जाएंगे। ये जो बेसिकली जगह हैं, ये जो चैनल्स हैं, ये जो पोर्स हैं, इनको न्यूक्लियोपोर बोला जाता है। और ये चीजों की आमदरफ्त के लिए, चीजों की ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो रहे होते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान में। ये बच्चों चीजें आपने जो है वो याद रखनी है। यहाँ पर बेसिकली एक प्रोटीन पाई जाती है जो चीजों की ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, अलाउ करती है। उस प्रोटीन को बच्चे परमीएज बोला जाता है। ये भी आपने एक एडिशनल पॉइंट जो है याद रखना है। अच्छा जी, फर्दर बच्चे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके फौरन बाद एक मेम्ब्रेन का नेटवर्क जो है वो शुरू हो गया। इसको बच्चे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसके ऊपर राइबोसोम आपको लगे हुए नजर आ रहे होंगे तो डेफिनेटली ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो ये बच्चे कुछ इस तरीके से न्यूक्लियस का जो है ना वो स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर पाई जाने वाली जो चीजें हैं उसको हमने डिटेल के साथ देख लिया। अच्छा, न्यूक्लियोपोर के हवाले से बच्चों आपकी बुक के ऊपर ना एक चीज लिखी हुई है कि न्यूक्लियोपोर जो होता है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल लाइक एग के अंदर जो है वो 30,000 30,000 एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोपोर होते हैं। लेकिन वो कौन सा सेल होगा, अनडिफरेंशिएटेड सेल लाइक एग। और बच्चे अगर किसी हम बात करें डिफरेंशिएटेड सेल्स की, लाइक आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, ठीक है। और आपको पता है आरबीसी जो मैच्योर होता है उसमें तो न्यूक्लियस होता नहीं, लेकिन जो इमेच्योर आरबीसी होगा उसके अंदर तो न्यूक्लियस होगा। और ये डिफरेंशिएटेड सेल है तो इसमें 3 to 4 न्यूक्लियोपोर पाए जा रहे होते हैं। तो इसका मतलब है न्यूक्लियोपोर जो होते हैं ये डिपेंड कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के साइज के ऊपर, न्यूक्लियस का जो सरफेस एरिया उसके ऊपर, न्यूक्लियस की जो फंक्शनिंग है उसके ऊपर। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस का एरिया होगा, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस का काम होगा, जितनी ज़्यादा उसकी फंक्शनिंग होती है उतने ही न्यूक्लियोपोर्स ज़्यादा होंगे। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर न्यूक्लियोपोर्स ज़्यादा होते हैं, जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियोपोर्स कम होते हैं। फर्दर बच्चे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हर एक जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। न्यूक्लियर प्लाज्म बच्चे अगर हम बात करें तो ये ग्राउंड सब्सटेंस है, ये मैट्रिक्स है न्यूक्लियस के अंदर, ये एक फ्लूइड है। और इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर बच्चों वाटर है
उसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर इंजाइम पाए जाते हैं लाइक एटीपीएस, डीएनए, आरएनए, पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लियसिस वगैरह जिनके यहाँ पर काम होंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। आपको पता है न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं बच्चे? आरएनए डीएनए को बनाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये, तो ये यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके अलावा मिनरल्स पाए जाते हैं। कौन से मिनरल्स यहाँ पर अबंडेंट होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह। ठीक है, फर्दर बच्चे अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो वही चीज जो मैंने आपको डिटेल से डिस्क्राइब की है यहाँ पर लिखी हुई है। हाईली स्ट्रेन्ड रीजन होता है न्यूक्लियस, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है इनसाइड द न्यूक्लियस। दो इसके रीजन है, पेरिफेरल इसका रीजन है जो कि ग्रेनुलर है, यहाँ पर प्रोटीन है। और जो सेंट्रल फिब्रल रीजन है इसके अंदर आरडीएनए होता है जो आरएनए बनाता है। और यही प्रोटीन और आरएनए जब आपस में मिलते हैं तो राइबोसोम बन जाता है। ठीक है, क्रोमेटिन की अगर हम बात करें तो क्रोमेटिन बच्चों आपको पता है ये एक ऐसा फिब्रल नेटवर्क होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और आपको सिर्फ तभी नजर आएगा जब सेल किसी नॉन डिवाइडिंग स्टेज के ऊपर होगा। अगर तो सेल बच्चों डिवाइडिंग स्टेज पे चला जाए ना, तो आपको पता है न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है और ये क्रोमेटिन कंडेंस हो गया ना, क्रोमोसोम की शक्ल के अंदर चीज आ जाती है। आपने बात याद रखनी है। तो क्रोमेटिन में अगर आपने ऑब्जर्व करना है तो आपको सेल को नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे लेना पड़ेगा। क्रोमेटिन बच्चों क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर इनसाइड न्यूक्लियस ड्यूरिंग नॉन डिवाइडिंग फेज ऑफ द सेल डिवीजन। ये आपको नॉन डिवाइडिंग स्टेज के दौरान ही नजर आएंगे क्रोमेटिन जो है। अच्छा, अब कंपोजिशन की बात करें तो बच्चों ये कंपोज होता है हिस्टोन प्रोटीन से, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए। डेफिनेटली जहां पर बच्चों डीएनए होगा वहां पर आरएनए भी पाया जाता है, क्योंकि डीएनए से ही आरएनए बन रहा होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो डीएनए इसके इर्द गिर्द लिपटा होता है, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी यहाँ पर पाई जा रही होती है। फिर बच्चे अगर सेल जो है वो डिवाइडिंग स्टेज पे चला जाए तो न्यूक्लियस खत्म हो जाता है और क्रोमेटिन कंडेंस होकर जिस शक्ल में आता है ना उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। बच्चों क्रोमोसोम जो है ये बेसिकली क्रोमेटिन की ही कंडेंस फॉर्म है। क्रोमोसोम को फर्स्ट टाइम एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट वॉल्टर फ्लेमिंग ने जो है बच्चों डिस्कवर किया था 1882 के अंदर। और ये हाईली स्टेन्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डिवाइडिंग सेल की स्टेज के ऊपर ना आपको नजर आते हैं। क्रोमा का मतलब होता है कलर, सोमा का मतलब होता है बॉडी, तो ये कलर्स बॉडी आपको नजर आएंगे। इनका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है बच्चे, बड़ा जरूरी है, आपने याद रखना है। इस तरह देखिए आपके सामने बच्चों एक आपको नजर आ रहा है क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम के अंदर आप देखें आपको दो क्रोमेटिड नजर आएंगे। बच्चे जरा आपने ना बात पे गौर कर रहे हैं। ये जो आपको ये लाइनिंग के अंदर चीज नजर आ रही है, जो मैं ब्लैक लाइनिंग के अंदर चीज को लेके आ रहा हूं, ये एक क्रोमाटिन है, आप समझें। ठीक है, इसको मैं दोबारा से जरा ड्रॉ करता हूं, ये आपने गौर करना है। ये जरा देखें, ये आप समझें सॉरी थोड़ा सा यहाँ से जी, ये जरा देखें बच्चे, ये आपके पास एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम के अंदर आपको दो नजर आएंगे, दो क्रोमेटिड नजर आएंगे। एक क्रोमेटिड जरा देखें आप, ये है, और इसके जैसा बिल्कुल आइडेंटिकल क्रोमेटिड इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये दो एक जैसे क्रोमेटिड हैं। ये जरा देखें, मैं दूसरे कलर से इसको जो है ना यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये जरा देखें, अभी बिल्कुल उसके साथ जैसा ये आप देखें क्रोमेटिड। अब ये दो क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए हैं और ये आइडेंटिकल होते हैं। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये दोनों क्रोमेटिड, ठीक है, ये आइडेंटिकल है, तभी बच्चों इसको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ये आप जरा देखें, ये दोनों क्रोमेटिड को रिप्रेजेंट किया गया है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है। और ये कब बनते हैं? बेसिकली जब सेल डिवीजन पे जाता है तो बच्चों आपको पता है पहले इंटरफेज होती है। लाइक अगर मैं कहूँ कि इंटरफेज थी, इंटरफेज के अंदर ये जब क्रोमेटिन कंडेंस हुआ तो ये एक क्रोमेटिन के फॉर्म के अंदर आया। और इंटरफेज में बच्चों आपको पता है एस फेज आती है, एस फेज के दौरान डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, तो एक जैसे दो क्रोमेटिड बन जाती हैं। जब डीएनए डबल माउंट के अंदर होगा तो क्रोमेटिड एक से दो हो जाएंगे। अब ये देखो इस शक्ल के अंदर आ गया, ये बच्चों क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक क्रोमेटिड था, यहाँ पर दो क्रोमेटिड आ चुके हैं। तो बेसिकली ये जो क्रोमोसोम है इसके अंदर दो क्रोमेटिड्स हैं आपको नजर आ रहे हैं और दोनों आइडेंटिकल्स हैं, इसलिए इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स बोला जाता है। फिर बच्चे इसको ये दरमियान वाला इसका एरिया है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोला जाता है। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है दबाव, नैरो रीजन, तो इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी हम बोल देते हैं इस एरिया को। और सेंट्रोमियर ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है इसके बिल्कुल दरमियान में एक जगह होती है, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर पाई जाती है जी काइनेटोकोर प्रोटीन। और यही बच्चे वो पॉइंट है जहां पर काइनेटोकोर फाइबर डिवीजन के दौरान आके ज्वाइन करते हैं और दोनों क्रोमेटिड को अलग कर देते हैं, तभी उनको काइनेटोकोर फाइबर्स बोला जाता है, जो कि स्पिंडल फाइबर का एक हिस्सा होते हैं। फिर बच्चे जरा देखें, इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से ऊपर जो क्रोमेटिड का हिस्सा है इनको हम शॉर्ट आर्म्स बोल रहे हैं क्योंकि इनकी लेंथ थोड़ी होती है।
और बच्चों इनके बिल्कुल जो एंडिंग होती है क्रोमोसोम के, क्रोमेटिड की बिल्कुल जो एंडिंग होती है, इनको बोला जाता है टीलोमेयर। ठीक है, ये देखो येलो आपको ऊपर भी नजर आ रहा है, येलो आपको रीजन ये नीचे भी नजर आ रहा है, इसको टीलोमेयर बोलेंगे। इसको इसलिए बच्चों टीलोमेयर बोला जाता है क्योंकि टेलो का मतलब होता है एंड और मेयर का मतलब होता है यूनिट। क्रोमोसोम का जो एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग यूनिट, उसको टीलोमेयर बोलते हैं। और बेसिकली इसका काम ये होता है कि ये क्रोमोसोम को क्या कर देते हैं, नॉट लगा देते हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों कि आप एक रस्सी लो और रस्सी लेने के बाद ना उसको आप कॉइल कर दो। अगर आप कॉइल करके उसके लास्ट पे एक नॉट नहीं लगाओगे तो दोबारा से अनकॉइल हो जाएगी, खुल जाएगी। तो बेसिकली ये टीलोमेयर यहाँ पर एक नॉट का काम करते हैं ताकि इस क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए कॉइल हुआ है, रैप हुआ है, वो अनकॉइल ना हो जाए। फिर बच्चों कुछ क्रोमोसोम में आप देख सकते हो कि टीलोमेयर से ऊपर भी एक ये नैरो रीजन आपको नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ये हर क्रोमोसोम के अंदर नहीं होता, स्पेसिफिक क्रोमोसोम के अंदर होगा। और इस सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के ऊपर बच्चों फिर एक आपको रीजन नजर आ रहा है, ये दोनों साइड पे आप देख सकते हैं। ये बच्चों जो एरिया होता है यहाँ पर जो डीएनए होता है उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। इसका अभी तक जो रोल है ना वो अनडिस्कवर्ड है, अनरिवील्ड है। तो सैटेलाइट डीएनए बच्चे इसको हम बोलते हैं, या इसको जंक डीएनए भी बोलते हैं। इसका फंक्शन अभी तक जो है वो नहीं समझा गया। अच्छा जी, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बच्चों बेसिकली वो एरिया होता है जो पहले न्यूक्लियस के अंदर किसकी फॉर्म के अंदर था, न्यूक्लियोलस के फॉर्म के अंदर था, या न्यूक्लियोलाई था, या आपने बाहर याद रखना है। फॉर एग्जांपल जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे था तो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई थे। लेकिन बच्चों जैसे ही सेल डिवाइडिंग स्टेज पे गया तो न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियोलाई भी डिसअपियर हो गए। बेसिकली वो न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हो गए, किसकी शक्ल के अंदर आ जाते हैं, वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की शक्ल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और इनको NOR भी बोला जाता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन भी बोला जाता है। और आप ये भी कह सकते हो कि ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, न्यूक्लियोलाई, NOR, ये वही जगह हैं जहाँ से क्या बन रहे होते हैं, राइबोसोम बन रहे होते हैं। राइबोसोम बनाने की इंफॉर्मेशन इनके अंदर होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बच्चों जो है वो चीज़, पॉइंट, कंसेप्ट जो हैं वो क्रोमोसोम और न्यूक्लियस से रिलेटेड समझ आए होंगे। और मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। लास्ट बच्चों सिर्फ आपको एक बात बताता हूँ, आपकी बुक के ऊपर ये चीज़ मेंशन की गई है कि कुछ सेल्स हैं उनके अंदर क्रोमोसोम की अमाउंट बताई गई है। लाइक अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन जो है उसके अंदर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो ह्यूमन का डिप्लॉयड सेल होगा। और ह्यूमन के अगर गमीट्स की बात करें तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, मतलब 23, और इसको हम हैप्लॉइड सेल्स बोल देंगे। ठीक है, इसी तरीके से चिंपैंजी जो होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम की अमाउंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उनके अंदर 48 क्रोमोसोम होते हैं डिप्लॉयड सेल में, और 24 हो जाएंगे हैप्लॉइड सेल के अंदर। ठीक है, ड्रोसोफिला की बात करें जो फ्रूट फ्लाई है, कॉमन हाउस फ्लाई है, इसके अंदर जो है वो क्रोमोसोम होते हैं 8 डिप्लॉयड सेल में और 4 होंगे हैप्लॉइड सेल में। पी प्लांट की अगर हम बात करें, पाइजम सेटिवम जिसको हम बोलते हैं, एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर 14 क्रोमोसोम डिप्लॉयड सेल में और 7 क्रोमोसोम हैप्लॉइड सेल के अंदर होते हैं। तो इसका मतलब है हमारी बॉडी का कोई भी डिप्लॉयड सेल है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, डबल होंगे। और हमारे जो गमीट्स होंगे उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे। और बहुत सी बच्चों आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल दी गई है, तो आपने वो तमाम को याद करना है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक कॉर्न की अगर हम बात करें तो कॉर्न के अंदर बताया गया है कि 80 क्रोमोसोम होते हैं डिप्लॉयड सेल में और 40 कहाँ पर हो जाएंगे, हैप्लॉइड सेल के अंदर हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से जो पिजन होते हैं उनके अंदर भी 80 क्रोमोसोम डिप्लॉयड सेल के अंदर और 40 जो है वो हैप्लॉइड सेल के अंदर। तो स्पीशी टू स्पीशी ये क्रोमोसोम जो होते हैं वो वेरी करते हैं। ठीक है, फ्रॉग की अगर हम बात करें तो फ्रॉग के अंदर 26 क्रोमोसोम होते हैं और 13 जो है उसके हैप्लॉइड सेल के अंदर हो जाएंगे। तो ये कुछ एग्जांपल आप बुक पे दी होंगी, इनको आपने याद करना है, इनको आपने मेमोराइज करना है। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।